जय हिंद साथियों। सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है, खुददारी से जीवन जीना केवल राजस्थान सिखाता है। यहाँ राणा सा देश भगत चेतक सी स्वामी भक्ति है, घास की रोटियां खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है राष्ट्र सुरक्षित तलवारों की नोकों पर। कहते हैं इस देश की मिट्टी में कण कण में राणा प्रताप दिखाई देते हैं। जिसने दिखलाया क्या दम है भारतीयों की लाठी में, जिसने दिखलाया क्या ताकत है भारतीयों की लाठी में, जिसने मुगलों को दिखलाया क्या उबाल है अपनी माटी में। लहू की भरी हुई मिट्टी बलिदानी याद दिलाती है, महाराणा का नाम गूंजता अब भी हल्दी घाटी में। वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती आज है और उसी पर दोस्तों अपने कुछ बातें करते हैं। महाराणा प्रताप के बारे में अगर मैं कहूं तो शब्द कम पड़ सकते हैं, लेकिन फिर भी अपने एक वीडियो पहले डाला हुआ है तो कुछ बातें आज महाराणा प्रताप से जुड़ी हम करते हैं। दोस्तों आज कौन सी जयंती है? 480। सबसे पहले तो महाराणा प्रताप कहते हैं जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर ने दांतों तले जीभ को दबा लिया था और अपने आंखों में उसके आंसू आ गए थे, क्योंकि जिसने कभी अपने घोड़ों को नहीं दगवाया था, जिसने कभी पगड़ी को नहीं झुकने दिया था, उस महाराणा के लिए अकबर ने कहा कि राणा तू तो हर तरफ से जीत गया, कि सूर्य का तेज भी फीका पड़ता था जब महाराणा का मस्तक ऊंचा होता था, तुझमें तो कुछ बात ही निराली थी, इसीलिए तो अकबर तुझसे डरता था। तो बात कर रहे हैं दोस्तों महाराणा प्रताप की। ज्यादा मैं आपको यहां बोर्ड का सहारा नहीं लूंगा, लेकिन आपको बताने की कोशिश करूंगा हम कैसे याद कर सकते हैं। महाराणा प्रताप वीर शिरोमणि, मेवाड़ केसरी, हल्दी घाटी का शेर। एक कविता मैंने आप लोगों को पहले भी सुनाई थी कि 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, देख सामने अकबर के भी गुर्दे कांपा करते थे, घास चपाती खाने वाला खुददार कहानी था, उस मेवाड़ी पानी के आगे अकबर पानी था, राजपूती गाथा के तन पर स्वाभिमान का जेवर था, झुकने नहीं दिया वो सूर्यवंशी तेवर था, जिसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं अपने। तो यहां हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, मेवाड़ केसरी कहते हैं, वीर श्रोमणी कहते हैं महाराणा प्रताप, जिनका जन्म 9 मई आज की तारीख में 1540 ईस्वी में हुआ। सर 9 मई 1540 ईस्वी को जन्म कहां पर हुआ था? जैसे मैं बताऊं वैसे वैसे बोलते जाओ, याद हो जाएगा। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तब बादल बरसे थे, उदय नहीं हुआ था, जय जय हुई थी जयवंता बाई की, अजब गजब का था और हमेशा के लिए अमर हो गया। पूरी बातें आपको याद हो चुकी है। तो देख तो दोस्तों बात करते हैं। यहां पर देखिए महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को बादल महल में हुआ। बादल महल की जूनी कचेरी में, बादल महल की जूनी कचेरी में हुआ, बादल महल की जूनी कचेरी में हुआ। और ये कहां पर है? कट्टारगढ़ में है, और कट्टारगढ़ मेवाड़ की आंख कहलाता है, और ये कुंभलगढ़ में है। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहां पर है? कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिले में है। तिलक की आकृति का राजस्थान में कोई जिला है तो वो है राजसमंद जिला। तो बात कर रहे थे महाराणा प्रताप की, जन्म कहां पर हुआ था? बादल महल में, जूनी कचेरी में हुआ था, कट्टारगढ़ कुंभलगढ़ दुर्ग में राजसमंद जिले में हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग वही दुर्ग है जिसके लिए कहा गया है कि भारत की महान दीवार 36 किलोमीटर लंबी, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया, जहां पर 3-4 घोड़े एक साथ दौड़ सकते हैं। और बात करते हैं महाराणा प्रताप के पिता की बात करते हैं। पिता का नाम उदय सिंह था। पिता का नाम उदय सिंह था। मैंने कहा कि जब जन्म हुआ तब बादल बरसे थे, उदय नहीं हुआ था, लेकिन जय जय हुई थी जयवंता बाई की। तो माता का नाम जयवंता बाई था और अजब गजब का था, पत्नी का नाम अजबदे पंवार था। पत्नी का नाम अजबदे पंवार था और पुत्र का नाम अमर सिंह था। पुत्र का नाम अमर सिंह था। नाना का नाम अखेराज सोनगरा था। अखेराज सोनगरा था। अखेराज सोनगरा उसके नाना का नाम था। तो दोस्तों पिता का नाम क्या है? उदय सिंह है। माता का नाम जयवंता बाई है। पत्नी का नाम अजबदे पंवार है और पुत्र का नाम अमर सिंह है। मेवाड़ के इतिहास की बात करते हैं। यहाँ पर अखेराज सोनगरा जो उनके नाना थे, अपने को सारी बातें मैं सिर्फ महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई बता रहा हूँ आपको। ध्यान दीजिएगा कि उदय सिंह थे, उनके एक पत्नी और भी थी जिसको अपने बोलते हैं
धीर भटियाणी जिनके कहने पर उन्होंने किसको उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। धीर भटियाणी के कहने पर जगमाल को जब उत्तराधिकारी घोषित किया गया तो वहां पर क्या होता है कि महाराणा प्रताप जो थे वो जब उदय सिंह की मृत्यु हुई थी गोगुंदा में, कहां पर हुई थी, गोगुंदा में मृत्यु हुई थी 28 फरवरी 1572 की बात है। तो दोस्तों प्रश्न आ जाता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किस वर्ष की आयु में हुआ था। आप लोगों को पता है 1540 और यहाँ 72 लिखा है, कितने वर्षों का अंतर आ रहा है, 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। कितने वर्ष की आयु में, 32 वर्ष की आयु में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ। फिर यहाँ बात करते हैं कि महाराणा प्रताप का जो जन्म हुआ था 9 मई 1540 ईस्वी को, अपने इसको 1597 विक्रमी संवत भी मान सकते हैं, 1597 विक्रमी संवत भी मान सकते हैं। तो इतिहास का एकमात्र ऐसा शासक है महाराणा प्रताप जिनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी या 1597 विक्रमी संवत और इनकी मृत्यु भी 1597 लेकिन ईस्वी सन में हुई थी। मृत्यु क्या हुई, ईस्वी सन में, जन्म 1597 विक्रमी संवत में, क्योंकि 40 में अगर आप 57 प्लस कर दोगे तो विक्रमी संवत आ जाएगा। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और अपने को याद रखना है जीएसटी। क्या याद रखना है, जीएसटी याद रखना है। तो याद हो जाएगा ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को अंग्रेजी वर्ष के अनुसार अपने 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन हिंदी वर्ष के अनुसार शायद इस महीने की 25 तारीख को ये ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया आएगी। ठीक है, तो राजपूत समाज में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। महाराणा प्रताप जयंती के लिए अगर मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पूरी बातें महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई, तो आप लोगों को पता है कि जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप थे तो राजस्थान में अपने बात करते हैं और भारत में बात करते हैं तो मुगल बादशाह अकबर थे। कौन थे, अकबर थे। महाराणा प्रताप ने अधीनता कभी भी मुगलों की स्वीकार नहीं की थी, क्योंकि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 1572 में हुआ। इससे पहले 1570 में नागौर दरबार लगा था। 3 नवंबर 1570 को नागौर दरबार लगा था। नागौर दरबार है अहिछत्रपुर शुक्र तालाब के किनारे, नागौर जिले में लगा था। अहिछत्रपुर दुर्ग शुक्र तालाब के किनारे नागौर जिले में लगा था। 3 नवंबर 1570 को जब नागौर दरबार लगाया गया तो अकबर का एक ही उद्देश्य था कि राजस्थान के सभी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करवा ली जाए, लेकिन महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। उसके बाद में वो 4 संधि प्रस्तावक भेजता है। अकबर के द्वारा 4 संधि प्रस्तावकों को भेजने का क्रम जमा भाटा है। सबसे पहले जलाल खां कोरची को भेजा जाता है 1572 ईस्वी में। उसके बाद जून 1573, फिर 2 महीने का अंतराल होता है सितंबर 1573, फिर 2 महीने का अंतराल होता है दिसंबर 1573। जलाल खां कोरची आता है। जमा भाटों की बात करते हैं तो दूसरा सेनापति बनकर आता है अकबर का संधि प्रस्तावक मान सिंह आता है। कौन आता है, मान सिंह। मान सिंह के बाद में भगवान दास के बाद में टोडरमल आता है। टोडरमल जो है वो अकबर के वित्त मंत्री था, अकबर का वित्त मंत्री था, अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो मान सिंह भी अकबर के नवरत्नों में शामिल था। एकमात्र राजपूत राजा था जिसको सर्वाधिक मनसबदारी प्राप्त थी। अकबर के नवरत्नों में सर्वाधिक मनसबदारी 7000 की मनसबदारी प्राप्त थी अकबर के द्वारा। प्रश्न आता है कि अकबर का दत्तक पुत्र कौन था, तो मान सिंह था। अकबर ने कितने हजार की मनसबदारी प्राप्त की थी, तो 7। अकबर ने मान सिंह को कितने हजार की मनसबदारी दी थी, 7000 की मनसबदारी दी थी। और अकबर ने मान सिंह को फर्जंद कहा था। फर्जंद का अर्थ बेटा होता है। तो कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि यहाँ महाराणा प्रताप जो है जो गद्दी पर बैठते हैं, उसके बाद में मान सिंह को भेजा जाता है। अकबर एक राजनीति के तहत भेजता है कि मान सिंह भी राजपूत राजा है और महाराणा प्रताप भी राजपूत राजा है, तो ये अपने अधीनता स्वीकार कर लेंगे, तो वो यहाँ पर भेजता है। लेकिन अकबर ने भेजे जितने भी संधि प्रस्तावक, महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। प्रश्न आ जाता है महाराणा प्रताप जो है इनको बचपन में क्या कहा जाता था, कीका कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कीका कहा जाता था। कीका भीलों में छोटे बच्चे को कहा जाता है। कीका भीलों में छोटे बच्चों को कहा जाता है और इन्हें कीका कहा जाता था बचपन में। फिर प्रश्न आता है स्वयं भूमि ध्वंस नीति अपनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो महाराणा प्रताप। स्वयं भूमि ध्वंस नीति महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में अपनाई थी, तो ये भी ध्यान रख लेना, इनको कहा जाता है। तो मेवाड़ केसरी कहा जाता है, हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है। कन्हैया लाल सेठिया ने महाराणा प्रताप को पाथल कहा है। कन्हैया लाल सेठिया ने महाराणा प्रताप को क्या कहा है, पाथल कहा है। पाथल कन्हैया लाल सेठिया ने कहा है। कन्हैया लाल सेठिया सुजानगढ़ चूरू के रहने वाले थे जिन्होंने
किसके लिए संबोधित किया है? पृथ्वीराज राठौड़ के लिए, जिसे डिंगल का हेरोस टेसिटोरी ने कहा है। उन्हीं ने तो लिखा है उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ, उत्तरी मारवाड़ का प्रमुख ग्रंथ वेली किशन रुक्मणी री। जब नागौर दरबार लगा था उसी समय पृथ्वीराज राठौड़ को 1570 ईस्वी के अंदर गागरोन दुर्ग सौंप दिया गया था और वहां लिखा गया था वेली किशन रुक्मणी री, जिसे कवि दुर्सा आडा ने कहा 5वां वेद व 19वां पुराण। तो उसी कवि दुर्सा आडा ने महाराणा प्रताप के लिए विरुद्ध छतरी नामक एक ग्रंथ लिखा है। दुर्सा आडा जो है वो जोधपुर के कवि है। अब अपने बात करते हैं कि अधीनता स्वीकार नहीं की तो इसका मतलब युद्ध होगा, और युद्ध होता है तो उसका इतिहास में नाम आता है हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध कहा जाता है, खमनोर का युद्ध कहा जाता है, रक्तलाई का युद्ध कहा जाता है, मेवाड़ की थर्मोपोली कहा जाता है, बादशाह बाग का युद्ध कहा जाता है। बादशाह बाग का युद्ध जो है वो श्रीवास्तव ने कहा था। तो सारी बात करते हैं अपने कि इसको क्या क्या कहा गया है इतिहास में। तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आपको आगे की बात बताता हूं। अब अपने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में बात करते हैं दोस्तों। अब प्रश्न यह भी अपने विचार में आता है कि सर जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया तो उसने क्या कुछ किया नहीं? जी बिल्कुल, जगमाल को जब उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया जाता है तो जगमाल क्या होता है, नाराज होकर अकबर की सेवा में चला जाता है। अकबर के द्वारा उसे जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर सौंप दी जाती है और सिरोही का राज्य दे दिया जाता है। लेकिन दत्तानी का युद्ध होता है 1583 ईस्वी में, जिसमें जगमाल मारा जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने हल्दी घाटी युद्ध की, क्योंकि वीडियो पहले डाला हुआ है, आप उसको आराम से देख लीजिए। उसके अंदर हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें सारी बातें बताई हुई है। महाराणा प्रताप को तलवार किसके द्वारा बांधी गई थी, ठीक है, वो सारी बात उस वीडियो में है, आप वहां से देख लेना। भी कृष्णदास चुंडावत के द्वारा तलवार बांधी गई थी, उनको उत्तराधिकारी घोषित गोगुंदा में किया गया था। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ। कब हुआ? 18 जून 1576 ईस्वी को। लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार इस युद्ध की तारीख 21 जून 1576 मानी जाती है। किसके अनुसार? गोपीनाथ शर्मा के अनुसार। हम इसे आसान भाषा में याद कर सकते हैं अगर हम ये समझें कि ये भी एक युद्ध नहीं, एक क्रिकेट का मैच अगर इसे समझ लिया जाए तो ये याद हो सकता है। कैसे याद हो सकता है? जैसे आप ये मान लीजिए कि एक टीम आती है पाकिस्तान की टीम आती है और उसे राजस्थान में मैच खेलना है। तो मैच खेलने के लिए एक ही स्टेडियम है, सवाई मानसिंह स्टेडियम। तो मानसिंह राजा था, हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व तो मानसिंह को सौंपा गया था। तभी तो नबी खां नाराज हो जाता है। कौन नाराज हो जाता है? नबी खां, जो युद्ध में शामिल नहीं होता। आप लोगों को बता देता हूं, अकबर के द्वारा चुना गया था सेनापति हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह को, जिसके पीछे भी बहुत सारे कारण हैं। कहते हैं जब मानसिंह आया था तो उनकी जो मुलाकात है वो उदय सागर झील के किनारे हुई और वहां पर महाराणा प्रताप ने कहा कि पेट दर्द है और वो भोजन करने नहीं आए थे। लेकिन ये इतिहासकारों की बातें हैं, हम उन पर सिर्फ कह सकते हैं। तो उनके पुत्र से वहां मुलाकात होती है। पुत्र के द्वारा जब उनको कुछ बातें कही जाती है तो वहां पर एक सेनापति होता है, उसने ये कह दिया था कि जब मानसिंह ने कहा कि पेट दर्द का तो हम इलाज कर देंगे, तो उस सेनापति ने खड़े होकर बोल दिया कि आप जब इलाज करने आओ तो थारा भी फूंपा नसागा ले आ जाइयो। तो फूंपा नसागा लेने को आने का मतलब क्या है कि अकबर को आप साथ लेकर आ जाना। ठीक है, तो उसके बाद में वहां से मानसिंह नाराज हो जाता है और अकबर के पास चला जाता है कि भविष्य में जब कभी भी आपको अगर मेवाड़ पर आक्रमण करना हो तो आप मौका मुझे दीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर अकबर के द्वारा मानसिंह को ही सेनापति नियुक्त किया जाता है और उनके साथ सहयोगी के रूप में मिर्जा, जो कह सकते हैं अपने आसफ खां जो होता है, उसको भी मनसबदारी प्राप्त होती है। तो अपने बात करते हैं, मुगलों में सबसे ज्यादा मनसबदारी मिर्जा अजीज कोका, इनको प्राप्त थी 7000 की। लेकिन वहां मानसिंह के साथ में कौन आया था? आसफ खां। कौन आया था? आसफ खां। तो अपने बात करें, इधर मानसिंह है, कौन है? मानसिंह मां से मर्दाना हाथी पर है। कौन से हाथी पर है? मर्दाना हाथी पर है। और हल्दी घाटी के युद्ध में अपने बात करें, इधर महाराणा प्रताप जो है वो राम प्रसाद हाथी पर है। कौन से हाथी पर है? राम प्रसाद हाथी पर, जिसे अकबर भी लेना चाहता था। हल्दी घाटी का युद्ध जो हुआ, इधर खमनोर की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां हैं? खमनोर की पहाड़ियां। खमनोर की
पहाड़ियां, और इधर जो है गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। अब यहां से बात करें और खमनोर से बात करें तो खमनोर की पहाड़ियों से बनास नदी का उद्गम होता है, तो गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च या ऐड नदी का उद्गम होता है। अपने यहां बात कर रहे हैं गोगुंदा, यानी गंदा तो बंदा है, गंदा तो बंदा है। तो गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बंदायूनी ने कहा था, बंदायूनी ने कहा था। और एकमात्र इतिहासकार हल्दी घाटी के युद्ध का जो वर्णन करता है वो कौन है? बंदायूनी है। इन्होंने इस युद्ध का वर्णन किया है मुंतखाव उल तवारीख में, मुंतखाव उल तवारीख में किया है, मुंतखाव उल तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया है। तो खमनोर का युद्ध इसे कहा है अबुल फजल ने। किसने कहा है भाई? अबुल फजल ने इसे खमनोर का युद्ध कहा है। तो हल्दी घाटी युद्ध को बादशाह बाग का युद्ध किसने कहा है? बादशाह बाग का युद्ध श्रीवास्तव ने कहा है, श्रीवास्तव ने कहा है। बादशाह बाग का युद्ध श्रीवास्तव ने कहा है। तो हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली, मेवाड़ की थर्मोपल्ली अगर प्रश्न पूछा जाए तो किसने कहा है? कर्नल जेम्स टोड ने कहा है, घोड़े वाले बाबा ने कहा है, कर्नल जेम्स टोड ने कहा है। और इसे रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं, रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं, रक्त तलाई का युद्ध भी कहते हैं। तो इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है, इसे हाथियों का युद्ध भी कहा जाता है। रक्त तलाई का युद्ध क्यों कहते हैं? क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध में बंदायूनी एकमात्र इतिहासकार था जिसने राजपूतों के खून से अपनी दाढ़ी को रंगा था। अब इस युद्ध से पहले कहां पर पड़ाव डाला गया, कहां कौन सी बातें हुई, उसके बारे में आपको मैं क्रिकेट के मैच के माध्यम से समझाना चाहता हूं दोस्तों। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा कि एक टीम आती है बाहर से, अकबर आया, अकबर ने सेनापति मान सिंह को नियुक्त कर दिया। मान सिंह घुमाने के लिए उस टीम को अजमेर ले गया। अजमेर में मैगजीन दुर्ग है जिसे अकबर का किला कहा जाता है, अकबर का शस्त्रागार कहा जाता है, दौलत खाना कहा जाता है। मुस्लिम पद्धति में बना हुआ राजस्थान का एकमात्र अगर दुर्ग है तो वो है मैगजीन दुर्ग है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब इससे पहले वाली बात मैं आपको पूरी बताता हूं। ले लिया क्या? स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है, तो अपने आगे इससे पहले वाली बात मैं आपको बताता हूं। वो आपनो राजस्थान है, सही है क्या? चलो ये लो, ठीक है। कोरोना थोड़ा पीड़ित है तो यही चाल रही है, तो समझ लियो, ठीक है। तो ये राजस्थान में अपने यहां बात करते हैं तो यहां पर जयपुर है, क्या है? जयपुर। टीम यहां पर आई तो यहां पर कैप्टन किसको बना दिया? मान सिंह को। किसको बना दिया? मान सिंह को। यहां त्रिभुज की आकृति का जिला है, कौन सी आकृति हुआ है? त्रिभुज की आकृति का जिला अजमेर है। कौन सा है भाई? अजमेर। अजमेर में अपने को प्रश्न याद रखना है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग? मैगजीन दुर्ग। और मैगजीन दुर्ग जो है ये अकबर का ही बनाया हुआ किला है, अकबर का शस्त्रागार कहते हैं, मुस्लिम शैली में बना हुआ एकमात्र ऐसा दुर्ग है राजस्थान का, ठीक है। यहां पर अब आपको पता है क्रिकेट के मैच से पहले क्या होता है? टीम सेलेक्ट की जाती है, टीम सेलेक्ट कर ली गई, फिर क्या है उसको बोलते हैं कि रणनीति बनाई जाती है कि कल मैदान में कौन खेलेगा, कौन सा हरावल सेना का नेतृत्व करेगा, कौन सा चंद्रावल सेना का नेतृत्व करेगा, कौन सा दक्षिण की ओर से युद्ध करेगा, कौन सा वारम पक्ष, ठीक है। तो यहां कह सकते हैं कि व्यूह रचना बनाई गई। क्या बनाई गई? व्यूह रचना। व्यूह रचना का मतलब मैं कह दूं कि रणनीति तैयार की गई। क्या तैयार की गई? रणनीति। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है हल्दी घाटी युद्ध की व्यूह रचना किस दुर्ग में तैयार की गई थी? मैगजीन दुर्ग में तैयार की गई थी। इसी के नीचे एक आयत की आकृति का जिला है जिसका नाम है भीलवाड़ा। कौन सा जिला है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा जो जिला है, भीलवाड़ा में एक स्थान पड़ता है मांडलगढ़। कौन सा स्थान पड़ता है? मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो स्थान है, मांडलगढ़ जो स्थान है, यहां पर आपको पता है क्रिकेट के मैच से पहले एक दिन नेट प्रैक्टिस होती है। तो अपने ये कह सकते हैं कि मान सिंह के द्वारा सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया, सैनिकों को प्रशिक्षण दिया गया। और अपने यहां पर बात करते हैं एक तिलक की आकृति का जिला है, तिलक की आकृति का जिला है, ये तिलक की आकृति का एक जिला है, उसका नाम है राजसमंद। क्या नाम है?
राजसमंद। राजसमंद तिलक की आकृति का जिला है और यहां पर राजसमंद में यहां पर अपने ये कह सकते हैं कि हल्दी घाटी का मैदान है। कौन सा मैदान है? हल्दी घाटी का मैदान है। हल्दी घाटी के मैदान में मैच होना था, लेकिन बरसात आने के कारण मैच को अंपायर डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार रद्द कर दिया गया। इसी कारण तो इतिहास का इसे अनिर्णायक युद्ध कहा जाता है। ना तो यहां महाराणा प्रताप को अपने, क्योंकि जो बंदायूनी है वो तो कहता है कि अकबर विजय हुआ था, और जो राजस्थान के इतिहासकार है वो कहते हैं महाराणा प्रताप विजय हुआ था। अगर महाराणा प्रताप विजय होते तो अकबर अधीनता स्वीकार करता। अगर महाराणा प्रताप की जगह अपने ये कहें कि अकबर अगर विजय हुआ था तो फिर उसने मेवाड़ को पूरे को अपने शरण, मेवाड़ को अपने अधीन ले लेना था, और दोबारा फिर अपने ये पढ़ ही नहीं पाते कि महाराणा प्रताप का दूसरा राज्याभिषेक हुआ था। तो ये युद्ध क्या है? अनिर्णायक युद्ध माना जाता है। इसमें कोई भी विजय नहीं हुआ था। इसको इतिहास का अनिर्णायक युद्ध माना गया है। राजसमंद में हल्दी घाटी में यहाँ पर 18 जून को मैच होना था, लेकिन पोस्टपोन करके 21 जून को हो गया और ये रद्द हो जाता है। तो आपको याद करने से मतलब है, तरीका चाहे कैसा भी हो आपको याद हो जाएगा। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप जो है वो कौन से हाथी पर थे? राम प्रसाद हाथी पर, मानसिंह मर्दाना हाथी पर। अकबर के हाथियों के नाम गुरुजी हवाई। अकबर के पास जो हाथी था उसका नाम था हवाई। कौन सा था? हवाई। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का भी जिक्र करते हैं। अभी हल्दी घाटी में अपने वापस लौटते हैं, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अपने अब इसके आगे की बात करते हैं कि हल्दी घाटी युद्ध से पहले जो महाराणा प्रताप ने अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया था, क्या बनाया था? प्रशासनिक केंद्र। तो प्रश्न आ जाता है महाराणा प्रताप का प्रशासनिक केंद्र, महाराणा प्रताप का प्रशासनिक केंद्र कौन सा था? तो महाराणा प्रताप का प्रशासनिक केंद्र केलवाड़ा था। कौन सा था? केलवाड़ा था। महाराणा प्रताप का शस्त्रागार, महाराणा प्रताप का शस्त्रागार पूछा जाए, शस्त्रागार पूछा जाए तो मायरा की गुफा है। कौन सी गुफा है? मायरा की गुफा है। महाराणा प्रताप की आपातकालीन राजधानी, या उससे पहले महाराणा प्रताप की जो राजधानी की अपने बात करें कि अस्थायी राजधानी, अस्थायी राजधानी वो थी आवरगढ़। आवरगढ़, कमलनाथ पर्वत की बात करते हैं वहां पर थी आवरगढ़। और आपातकालीन राजधानी की बात करते हैं, आपातकालीन राजधानी, तो आपातकालीन राजधानी की बात करते हैं तो चावंड। चावंड आपातकालीन राजधानी थी, और चावंड में ही एक मंदिर बनवाया गया है जिसे अपने बोलते हैं चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? चामुंडा माता का मंदिर। चामुंडा माता का मंदिर किसने बनवाया है? यहां पर चावंड में महाराणा प्रताप ने। प्रश्न आ जाता है कि चावंड चित्रकला शैली का जो शुरुआत है वो भी किसके समय हुई थी? महाराणा प्रताप के समय हुई थी, लेकिन उसका जो स्वर्ण काल है वो अमर सिंह का काल है, महाराणा प्रताप के पुत्र का काल है, वो आगे की बात है। यहां अपने बात कर रहे हैं प्रशासनिक केंद्र। इधर से जो मानसिंह आया, कौन आया? मानसिंह। मानसिंह ने मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव राजसमंद में पड़ाव डाला। इन्होंने केलवाड़ा और एक महाराणा प्रताप ने जो डाला था वो लोई सिंह वाला एक स्थान है, वहां पर पड़ाव डाला था। यहां मोलेला गांव में मानसिंह पहुंच गया। मोलेला गांव राजसमंद में पूरे भारत में मृण मूर्तियां, यानी मिट्टी की मूर्तियां जो होती है पकाकर जो तैयार की जाती है, मृण मूर्तियां बोलते हैं उनको, उनके लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव। ठीक है, तो प्रश्न यहां से बनता है प्रशासनिक केंद्र कौन सा है? केलवाड़ा। शस्त्रागार मायरा की गुफा, अस्थायी राजधानी आवरगढ़, आपातकालीन चावंड। ठीक है, यहां चामुंडा माता मंदिर की बात हो गई। अब अपने हल्दी घाटी युद्ध की ओर बात करें तो वहां पर अपने जो बात कर रहे थे हल्दी घाटी युद्ध की, तो अपने बात बीच में छोड़ दी थी कि इधर महाराणा प्रताप थे। इधर कौन थे? महाराणा प्रताप। इधर है मानसिंह। कौन है? मानसिंह। इधर मानसिंह। मानसिंह के पास मैं से मर्दाना हाथी। कौन सा हाथी है भाई? मर्दाना हाथी। महाराणा प्रताप के पास में कौन सा है? महाराणा प्रताप के पास जो हाथी है उसका नाम है राम प्रसाद। क्या नाम है? राम प्रसाद। ये राम प्रसाद जो हाथी है, इस हाथी को अकबर को सौंपा था बंदायूनी ने। किसने सौंपा था? बंदायूनी ने। मुगल सेना के पास में और भी हाथी थे। गजराज हाथी था, गजराज हाथी था, रणमंदार था, रणमंदार, रणमंदार भी हाथी था। ठीक है, रणमंदार हाथी था। राम प्रसाद है। इधर महाराणा प्रताप की सेना में लूणा हाथी था, गजमुक्ता था। ठीक है, अब राम प्रसाद हाथी को सौंपा गया किसको? अकबर को। किसको सौंपा गया? अकबर को। अकबर को सौंपने का कार्य किसने किया था? बंदायूनी ने किया था। तो बंदायूनी ने, और अकबर
के पास बंदायूनी ने कहा था भी हल्दी घाटी में विजय प्राप्त होगी, तो अकबर ने कहा ये तो पीरों के कारण हुआ है, और इस हाथी का नाम भी अकबर के द्वारा क्या कर दिया गया, पीर प्रसाद कर दिया गया, पीर प्रसाद कर दिया गया। यहां बात करते हैं महाराणा प्रताप के घोड़े की बात करते हैं, चेतक की, कि चेतक के जब चेतक पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आता था, वो कविता मैं आप लोगों को पहले सुना चुका हूं, ठीक है। ये चेतक की बात कर रहे हैं। चेतक जब याद करूं हल्दी घाटी ने, नेणारो रक्त उतरावे, सुख दुख रो साथी चेतकड़ो, सूती सी हुण जगा जावे। यानी चेतक जो है इस पर घोड़े पर सवार होकर जब महाराणा प्रताप मान सिंह पर आक्रमण करते हैं, तो महाराणा प्रताप के भाले से मान सिंह जो है उसका जो महावत जो होता है, हाथी पर बैठा हुआ महावत, उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। महाराणा ने सोचा कि मान सिंह की मृत्यु हो जाती है, लेकिन वो होंदा बना होता है, उसके अंदर छिप जाता है, और हाथी जो होता है उसके जो आगे तलवार या जो चाकू लगा हुआ था, उस चाकू के कारण चेतक के पिछले पैर पर क्योंकि उसने अपने दोनों आगे वाले पैर तो हाथी की सूंड पर लगा दिए थे, और इधर से महाराणा प्रताप ने ये भांका भाला, और यहाँ मान सिंह जो है वो छिप कर बैठ गया कायरों की तरह। तब पिछले पैर की बात कर रहे हैं, पिछले पैर पर वो चाकू लग जाता है, और यहाँ पर चेतक जो घायल हो जाता है। चेतक की समाधि है जो बलीचा गांव में बनी हुई है, बलीचा गांव में बनी हुई है। चेतक की समाधि कहाँ पर बनी हुई है, बलीचा गांव में बनी हुई है। यहाँ बात करते हैं महाराणा प्रताप को जब मुगल सेना के द्वारा घेर लिया जाता है, लेकिन दोस्तों उससे पहले की जो मुख्य बात है कि जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की सेना जब उनको पीछे धकेल देती है, तब एक आता है मेहतर खां। कौन आता है, मेहतर खां। तो मेहतर खां वहां पर एक झूठी अफवाह फैला देता है कि स्वयं सम्राट अकबर सलामत यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तो वो मुगल सेना में वापस जोश आ जाता है, फिर वो वापस युद्ध प्रारंभ हो जाता है। अपने बात कर रहे हैं कि महाराणा प्रताप को जब घेर लिया गया था, तो महाराणा प्रताप का भाई जो अकबर की सेना में था, वो यहाँ शक्ति सिंह घोड़ा देकर महाराणा प्रताप की सहायता करता है। कौन सहायता करता है, शक्ति सिंह। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि महाराणा प्रताप को जब युद्ध क्षेत्र में घेर लिया गया था, तो घोड़ा देकर सहायता किसके द्वारा की गई थी, शक्ति सिंह के द्वारा की गई थी। महाराणा प्रताप जब घायल हो जाते हैं, तो वहां झाला मान सिंह, झाला बिद्दा, झाला अज्जा अपने नाम सुनते हैं, तो उनके द्वारा महाराणा प्रताप का राज चिन्ह व मुकुट लेकर युद्ध के मैदान में युद्ध किया जाता है, युद्ध के मैदान में युद्ध किया जाता है, झाला बिद्दा, झाला सज्जा, ठीक है। और झाला अज्जा किसके साथ था, ये आपको कमेंट करके बताना है, अगर आपने इतिहास के और वीडियो देखे हैं तो यहां बात कर रहे थे हल्दी घाटी युद्ध की। अब हल्दी घाटी से यहां से महाराणा प्रताप निकलकर पहुंचते हैं कोल्यारी गांव। कहां पहुंचते हैं, कोल्यारी गांव उदयपुर में है। कहां पर है, कोल्यारी गांव उदयपुर में है। अपने किसान आंदोलन की बात करते हैं, वहां पर एक शख्स का मैंने नाम लिया था, उन्हीं का जन्म भी कोल्यारी गांव में हुआ है, तो कमेंट करके बताना है आप लोगों को किसका जन्म हुआ है कोल्यारी गांव उदयपुर में। तो ये यहाँ पर हल्दी घाटी युद्ध की बात हो जाती है। अब हल्दी घाटी युद्ध में ऐसे नहीं भी इतने ही थे, और सारी बातें हैं, लेकिन मैं आपको फटाफट बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हल्दी घाटी के बाद में महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव पहुँच जाते हैं, और उसके बाद में अपने बात करते हैं कि महाराणा प्रताप यहाँ से निकलने के बाद कोल्यारी गांव पहुँचते हैं और कुंभलगढ़ दुर्ग चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग। फटाफट बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ लेना। कुंभलगढ़ दुर्ग में 1578 ईस्वी में महाराणा प्रताप अपना दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक करवाते हैं। तब यहां पर मारवाड़ का शासक चंद्रसेन भी मौजूद था। कौन था, मारवाड़ का शासक चंद्रसेन भी मौजूद था। कुंभलगढ़ दुर्ग में दूसरा औपचारिक राज्याभिषेक होता है। अकबर के द्वारा कुंभलगढ़ दुर्ग पर यहाँ पर अपने बात करें तो शहबाज खां को भेजा जाता है। किसको भेजा जाता है, शहबाज खां को। शहबाज खां जो था वो एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करता है, यानी जिस दुर्ग को किसी ने नहीं जीता था। हाथीनाल दर्रे पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो है हाथीनाल दर्रे पर बना हुआ है, राजसमंद जिले में बना हुआ है, जिसके लिए अबुल फजल ने कहा था यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सर पर रखी पगड़ी गिर जाती है। इसे द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अट्रुस्कन की संज्ञा दी गई है, मेवाड़ शासकों की शरणस्थली कहा जाता है। और कुंभलगढ़ जो दुर्ग है कुंभा ने बनवाया था। 1433 से अपने बात करें 68 का काल है जो कुंभा का काल था। शाहबाज खां अकेला इस युद्ध पर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसने विजय प्राप्त की है कुंभलगढ़ दुर्ग में। अब शाहबाज खां कितनी बार आया, 3 बार। उसके बाद में कौन आता है, 1580 में आता है अब्दुर रहीम खाने खाना।
अब इतिहास में बहुत सारी बातें, अब्दुल रहीम खाना को जो इसकी जो पत्नी वगैरह थी उनको अमर सिंह के द्वारा कैद कर लिया जाता है, फिर महाराणा प्रताप भी कहते हैं इनको सहसम्मान वापस छोड़ दिया जाए, फिर अकबर को पता लगता है कि ये तो मिल गया है। उसके बाद में 1584 ईस्वी में भेजा जाता है, 1584 ईस्वी में किसको भेजा जाता है? जगन्नाथ कछुआ को भेजा जाता है, जगन्नाथ कछुआ को भेजा जाता है, जगन्नाथ कछुआ को भेजा जाता है। तो अपने बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जिनको भेजा गया था वो थे जमा भाटो। कौन थे? जमा भाटो। जलाल खां कोरची, मान सिंह, भगवंत दास टोडरमल। 1572 जून 1573, फिर सितंबर 1573, फिर दिसंबर 1573, और उसके बाद में यहाँ शहबाज खां, अब्दुल रहीम खाना, जगन्नाथ कछुआ। लेकिन इसके बीच में एक मुख्य तारीख आती है, वो है 1582 की। कौन सी तारीख है? 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? दिवेर का युद्ध हुआ था। और दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने, दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। क्या कहा है? मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी युद्ध की तुलना राजस्थान में और किस युद्ध से की जाती है? तो पाटन का युद्ध है। कौन सा युद्ध है? पाटन का युद्ध है। हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो पाटन के युद्ध से उसकी तुलना की जाती है। यानी दिवेर का युद्ध 1582 में। दिवेर, देखो मेवाड़ में 4 ठिकाने थे। मेवाड़ में कितने ठिकाने थे? 4 ठिकाने। मेवाड़ में 4 ठिकाने थे। एक था दिवेर, एक था देसूरी, एक था देवल, एक था देबारी। देबारी उदयपुर में है। कहां पर है? यूपी आ गया, उदयपुर में है। देवल जो है वो डूंगरपुर में है। कहां पर है? डूंगरपुर में। देसूरी जो है वो पाली में है, और दिवेर जो है वो राजसमंद में है। ठीक है, मेवाड़ में 4 ठिकाने थे। दिवेर ठिकाने का जो मुख्तियार जो कह सकते हैं, प्रशासक जो था वो सुल्तान खां था। कौन था? सुल्तान खां था। हल्दी घाटी युद्ध की अपने जो बात करते हैं, उसी प्रकार दिवेर के युद्ध में जब अमर सिंह यहाँ पर आता है, और अमर सिंह भी यहाँ पर भाले से ही वार करता है, और भाला इसी प्रकार सुल्तान खां और उसके घोड़े को पार करते हुए जमीन में जा धंसता है, और मुगल सेना भाग खड़ी होती है। जिस प्रकार वहाँ हल्दी घाटी में हाथियों की चिंगाड़ थी और घोड़ों की हिनहिनाहट थी, तलवारों की टंकारों से पूरा हल्दी घाटी गूंज उठा था, उसी प्रकार इस वार से यहाँ पर जो मुगल जो थे वो सारे भाग खड़े हुए। और इसी को महाराणा प्रताप की विजयों का क्या माना जाता है? श्री गणेश माना जाता है। तो प्रश्न आता है महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश कौन सा है? दिवेर का युद्ध। महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश, विजयों का श्री गणेश किसे माना जाता है? दिवेर के युद्ध को माना जाता है। दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश माना जाता है। और यहाँ से फिर महाराणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ को छोड़कर लगभग ये सभी ठिकाने, इनके अलावा 36 ठिकानों को जीत लिया था। कितने ठिकानों को जीत लिया था? 36 ठिकानों को जीत लिया था। और अंतिम जो अकबर के द्वारा अभियान भेजा गया वो 1584 में था। उसके बाद में 1597 और अपने यहाँ 1584 की बात करते हैं तो 7 मुँह 4 गया, 3 9 में 8 गया 1, यानी अंतिम 13 वर्षों को अघोषित संधि के नाम से जाना जाता है। अघोषित संधि के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य में कोई भी युद्ध नहीं होता है अंतिम 13 वर्षों में। इससे अपने थोड़ी बातें और रह गई थी। जैसे महाराणा प्रताप की जो हरावल सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? उसका नेतृत्व कर रहा था हकीम खां सूरी। कौन कर रहा था भाई? हकीम खां सूरी कर रहा था। हरावल सेना का नेतृत्व है से हरावल सेना, है से हकीम खां सूरी। हकीम खां सूरी का मकबरा खमनौर राजसमंद में बना हुआ है। और चंद्रावल सेना का नेतृत्व पुंजा भील कर रहा था, जिसे महाराणा के द्वारा राणा की उपाधि प्राप्त थी। मेवाड़ के राज चिन्ह में भी पुंजा एक भील का चित्र बना हुआ है। तो अपने बात करते हैं कि वहां पर पुंजा भील है जो चंद्रावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। सेना का अगर भाग हरावल सेना कहलाता है और सेना का जो पीछे का भाग होता है वो चंद्रावल सेना कहलाता है। महाराणा प्रताप की सहायता हकीम खां सूरी ने की थी। तो प्रश्न आता है कि सांप्रदायिक सद्भावना के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? हकीम खां सूरी पुरस्कार है। एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था महाराणा प्रताप की सेना में? तो हकीम खां सूरी था। और मेरपुर के रहने वाले जो क्या नाम है उनका, पुंजा भील, ठीक है, तो वो भी उनकी सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा आपने प्रश्न पढ़ा होगा कि महाराणा प्रताप को घोड़ा तो शक्ति सिंह ने दिया, लेकिन 20,000 स्वर्ण मुद्राएं व पैसे किसने दिए थे? तो पाली के एक भामाशाह थे और उनके भाई का नाम ताराचंद था, उनके द्वारा दिए जाते हैं। तो इतिहासकारों ने पाली के भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा है, वह मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। वैसे अगर भामाशाह ऑप्शन में ना हो तो मेवाड़ का उद्धारक राणा हमीर को भी कहा जाता है, क्योंकि सिसोदिया वंश की नींव 1326 ईस्वी में राणा हमीर के द्वारा रखी गई थी, जिसे विषम घाटी पंचानन भी कहा जाता है, वीर राजा भी कहा जाता है, मेवाड़ का उद्धारक भी कहा जाता है राणा हमीर को।
तो वो भी आपको बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये महाराणा प्रताप की विजयों का श्री गणेश हो गया। उसके बाद में बात करते हैं महाराणा प्रताप जो है राजस्थान का खेल रत्न में सर्वोच्च पुरस्कार है, कौन सा है? सर्वोच्च पुरस्कार है, यानी राजस्थान का खेल रत्न में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? महाराणा प्रताप खेल रत्न पुरस्कार है। और सबसे पहले लिम्बाराम को दिया गया था, तीरंदाजी के लिए दिया गया था। और किसी की सहायता के लिए जो दानदाताओं के लिए जो पुरस्कार दिया जाता है वो मेवाड़ फाउंडेशन के द्वारा, वो है भामाशाह पुरस्कार है। कौन सा है? भामाशाह पुरस्कार है। उसके बाद में अपने बात करते हैं 1597 में, यानी 19 जनवरी 1597 की बात कर रहा हूं। इस दिन महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। महाराणा प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कहां पर हो जाती है मृत्यु? चावंड में। कहां पर हो जाती है? चावंड में। चावंड में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। चावंड जो है उदयपुर में है। कहां पर है? उदयपुर में। लेकिन महाराणा प्रताप की जो छतरी है, छतरी जो है वो 8 खंभों की बनी है। कितने खंभों की बनी है? 8 खंभों की बनी है। 8 खंभों की बनी है। तो 8 खंभों की जो छतरी बनी हुई है, यह छतरी कहां पर है? बांडोली में है। बांडोली में है। बांडोली कहां पर है? उदयपुर में है। बांडोली कहां पर है? उदयपुर में है। इसके अलावा अपने बात करते हैं तो महाराणा प्रताप का स्मारक जो है वो मोती मगरा और दिवेर, इन 2 स्थानों पर बना हुआ है। महाराणा प्रताप का स्मारक बना हुआ है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी चावंड में, जब वो अपनी धनुष जो थी उसके ऊपर जो प्रत्यंचा जो यानी जो रस्सी वो चढ़ा रहे थे, वो सीने में लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों। तो अपने बात करते हैं, हूँ लड्यो घण्यो हूँ सड़्यो घण्यो, हूँ लड्यो घण्यो हूँ सयो घण्यो, मेवाड़ी लाज बचावन ने मैं पाछ नहीं राखी, रण में वेर्यारो खून बहावन में। यानी महाराणा प्रताप के लिए जितना कहा जाए उतना कम ही रहता है। और इसके जो वीडियो मैंने डाल रखे हैं आप उनको देख लेना, क्योंकि ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाता हूँ, ये आप लोग जानते हैं। तो आपको जो मुख्य मुख्य बातें थी महाराणा प्रताप से जुड़ी वो मैंने बता दी। आज कौन सी जयंती थी? 480वीं जयंती थी। तो आप इसको याद कर लेना। एक बार मैं अपने उस अंदाज के अंदर आपको बता देता हूँ कि यहाँ दिखलाया क्या ताकत है भारतीयों की लाठी में, यहाँ दिखलाया क्या ताकत है भारतीयों की लाठी में, यहाँ दिखलाया क्या ताकत है भारतीयों की लाठी में, मुगलों को दिखलाया क्या उबाल है अपनी माटी में, लहू से भरी मिट्टी बलिदानी की याद दिलाती है, महाराणा का नाम गूंजता है अब भी हल्दी घाटी में, सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है, सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है, सर कटे धड़ लड़े इतिहास बताता है, खुददारी से जीवन जीना केवल राजस्थान सिखाता है, यहाँ राणा सा भक्त और चेतक सी स्वामी भक्ति है, यहाँ राणा सा भक्त और चेतक सी स्वामी भक्ति है। और घास की रोटी खाने से, घास की रोटियां खाकर भी हम में लड़ने की शक्ति है। एक आपने वो व्यंग्य सुना होगा, वो बात सुनी होगी, जब जंगल में रहते हैं महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह होता है तो घास की रोटी लेकर भाग जाता है एक बिलाव, तो वो कहते हैं ना, हरे घास री रोटी जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नान्यो सो अमरियो चीख पड़ियो, राणारो सोयो दुख जाग्यो। ठीक है, बहुत सी बातें हैं। इतिहास में कहा जाता है कि महाराणा प्रताप के द्वारा जब पत्र लिखा जाता है अकबर को, तो अकबर पृथ्वीराज राठौड़ को बुलाता है, तो पृथ्वीराज राठौड़ उनको फिर भेजता है कि क्या सूर्य अब जो पूर्व दिशा से क्या वो पश्चिम की ओर से उगेगा। फिर महाराणा प्रताप के द्वारा कहा जाता है कभी सूर्य नहीं झुकेगा और मैं मुगलों को तुर्क कहकर ही संबोधित करूंगा। ऐसी बहुत सी बातें हैं। तो वो सारी बातें अपने जब क्लास होगी अपने उसमें अपने बात करेंगे। तो महाराणा प्रताप से जुड़ी हुई ये बातें थी। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को जैष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह था, माता का नाम जयवंताबाई था, पत्नी का नाम अजबदेव पंवार व पुत्र का नाम अमर सिंह था। महाराणा प्रताप राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में हुआ था। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 32 वर्ष की आयु में गोगुंदा में हुआ था। उनके भाई का नाम जगमाल था। जगमाल को दत्तानी के युद्ध में उनकी मृत्यु हो जाती है। अकबर के द्वारा उन्हें जहाजपुर भीलवाड़ा की जागीर दी जाती है और उनको सिरोही का राज्य दे दिया जाता है। शक्ति सिंह उनका जो भाई होता है वो घोड़ा देकर सहायता करता है। शक्ति सिंह की ही बेटी थी किरण देवी, जो पृथ्वीराज राठौड़ की पत्नी थी किरण देवी। उसी के जब अकबर के द्वारा अपने कहते हैं ना कि दरबार लगाया जाता था, एक मीना बाजार लगता था जहां पर पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, सिर्फ महिलाएं वहां जा सकती थी। लेकिन अकबर वहां पर क्या करता था, महिलाओं के कपड़े पहनकर भी चला जाया करता था। महिलाओं के कपड़े पहनकर जब चला जाया करता था तो वहां पर एक बार किरण देवी को उसने हाथ लगा लिया था, तो किरण देवी ने कटार निकाली थी और अकबर के गर्दन पर रख दी थी। तो ये बहुत सी बातें हैं इस देश की, इस मिट्टी की, इस राजस्थान की पावन धरा की जो बातें हैं, इनका कितना भी यशोगान करो ये कम नहीं हो सकता दोस्तों। तो ठीक है, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक, कमेंट आपको जैसा लगे वैसा कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से इस
मर्यादा पुरुषोत्तम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को मैं सत सत नमन करता हूं। उनकी 480वीं आज जयंती थी। जय हिंद, जय भारत।